हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी टेट के और सुपर टेट के क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं। जो साइंस के क्वेश्चन आंसर होंगे, किसके क्वेश्चन आंसर होंगे? साइंस के क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि साइंस के क्वेश्चन आंसर बहुत बड़ा रोल अपना अदा करते हैं यूपी टेट के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में। और ये जो है पिछली बार जो 2019 में पेपर हुए थे, उसमें से साइंस के क्वेश्चन लगभग किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चन आएंगे थे। और उसमें जो क्वेश्चन आए थे लगभग आ गए थे 10 से 12 क्वेश्चन जो थे टोटल ये साइंस के ही क्वेश्चन थे। तो यूपी टेट में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस आपको जो है जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें जो जानकारी पूछी जाती है वो बेहद जो है बेसिक जानकारी पूछी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं। जो आज हमने साइंस के क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन आंसर लिया है वो देखिए। तो देखिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन आंसर लिया है वो निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। तो आपको सबको संक्रामक रोग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ कोरोना जो है बीमारी बहुत तेज़ फैली है और यह कोरोना बीमारी भी एक संक्रामक रोग है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में से हमको चुनना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संक्रामक बीमारी के अंतर्गत कौन सी बीमारियाँ आती हैं। तो इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा संक्रामक के बारे में जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा जो कि ये संक्रामक रोग है। तो देखिए ये संक्रामक रोग के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए संक्रामक रोग के अंतर्गत जो हमारे आते हैं वो हमारे जीवाणु जनित बीमारी आती है। कौन सी बीमारी? जीवाणु। अब अभी आपको बताते हैं कि जीवाणु बीमारी के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं और विषाणु बीमारी के अंतर्गत कौन से रोग आते हैं। तो देखिए जीवाणु बीमारी के अंतर्गत और विषाणु जनित रोग जो होते हैं और हमारे जो ये होते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग भी हमारे जो है संक्रामक रोग के आते हैं। और एक रोग होता है हमारा प्रोटोजोआ रोग होता है। ये भी जो है विषाणु के संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जीवाणु के अंतर्गत जो रोग आते हैं, आप कॉपी पेन लेकर बैठे रहें ताकि आप जो है इसको नोट करते हैं। तो जीवाणु जनित के अंतर्गत जो रोग आते हैं वो हमारे हो गए, आप देखिए जीवाणु जनित के रोग जो होते हैं वो हो गए टीबी, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो देखिए जो टीबी है ये हमारी जो रोग के अंतर्गत आता है जीवाणु जनित रोग। और इसके बाद हमारा आता है टीबी को हम क्या बोल सकते हैं? तपेदिक रोग भी बोल सकते हैं, क्षय रोग भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो आप कन्फ्यूजन में होते हो कि टीबी को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप उससे मार सकते हैं। तो टीबी हो गया एक हमारा रोग हो गया। अब उसके बाद हमारा हो गया इसमें काली खांसी। कौन सी रोग? काली खांसी। ठीक है, काली खांसी के बाद कौन सा एक रोग आता है हमारा? उसके बाद आता है हमारा काली खांसी के बाद हमारा मियादी बुखार। मियादी बुखार, ठीक है, मियादी बुखार के बाद हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कौन सा? डिप्थीरिया। तो हमने यहाँ पे बात कर ली किसके बारे में? जीवाणु रोग के बारे में। तो जीवाणु रोग कौन कौन से होते हैं? टीबी होते हैं। टीबी को हम ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या तपेदिक रोग बोलते हैं। काली खांसी भी होता है, मियादी बुखार भी होता है, डिप्थीरिया भी होता है और टिटनेस भी होता है। टिटनेस भी हमारा जो है जीवाणु जनित रोग होता है। अब हम बात करते हैं विषाणु जनित रोग के बारे में। तो देखिए हम विषाणु के बारे में भी जान लेते हैं। विषाणु के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं? तो विषाणु के अंतर्गत हमारे जो रोग आते हैं वो आते हैं, सबसे पहले जो आजकल बहुत चला हुआ बीमारी है, सबको बारे में पता है, कोरोना। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद हमारी आती है चेचक। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है हमारा रेबीज, जो कुत्ते के द्वारा या घोड़े के द्वारा ये सारी रोगें फैलती हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है विषाणु में? उसके बाद विषाणु में हमारा जो रोग आ जाता है वो हमारा आ जाता है पीलिया। क्या? पीलिया, चिकनगुनिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने विषाणु रोग के बारे में कुछ बातें कर ली। अब हम कवक रोग के बारे में बात करते हैं। देखिए जो कवक वाला रोग होता है, देखिए यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये अभी आपको ये क्वेश्चन में मदद करेंगे। तो जो कवक के अंतर्गत रोग आते हैं वो हमारे आते हैं अस्थमा आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अस्थमा रोग आ जाते हैं। और दाद, खाज, खजुली, ये सब सारे जो रोग होते हैं ये हमारे कवक बीमारी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रोटोजोआ जनित रोग होता है।
तो देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रोटोजोआ तो देखिए जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत हमारे बीमारियां आती हैं वो ज़्यादा जो है बीमारी आती हैं, डेंजरस बीमारी होती हैं, जो आपके छोटी आंत के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होती हैं। जो बीमारी का है एक इसमें प्रोटोजोआ में हमारे पेचिस है जो ये बीमारी है, और दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है मलेरिया, और जो तीसरी बीमारी होती है वो हमारी होती है पायरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बता दें जो मलेरिया होती है मच्छरों के द्वारा फैलती है, और मच्छरों में कौन सी मच्छर, मादा एनाफिलीज के द्वारा। ठीक है, मादा एनाफिलीज के द्वारा ये रोग जो होता है, और ये जो रोग होती है हमारी पेचिस, ये होती है मक्खियों द्वारा। ठीक है, भोजन को प्रदूषित कर देता है, उसके द्वारा ये रोग हो जाता है। और जो हमारा पायरिया होती है ये दांतों की क्या होती है बीमारी, किसकी बीमारी, दांत की बीमारी। तो देखिए फ्रेंड्स हमने जो है बात कर ली यहाँ पे कि संक्रामक रोग के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया यहाँ तो ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि विषाणु जनित रोग बताओ, जीवाणु जनित रोग बताओ, या कवक जनित या प्रोटोजोआ जनित रोग बताओ। यहाँ पे पूछा गया कि इसमें से कौन सा संक्रामक रोग है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बन जाता है, ऑप्शन एक बार पढ़ें, मधुमेह रोग, ठीक है, मधुमेह, हृदयघात रोग, डिप्थीरिया, उच्च रक्तचाप। तो देखिए हमने अभी एग्जाम्पल में आपसे लिया था कि जो डिप्थीरिया बीमारी होती है वो हमारी कैसी बीमारी होती है, वो हमारी बीमारी होती है जीवाणु जनित रोग होती है। तो ये भी संक्रामक के अंतर्गत आते हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बन जाता है सी ऑप्शन बन जाता है सही। तो चलिए हम दूसरे ऑप्शन के चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। भारत में पल्स पोलियो का टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो देखिए यहाँ पे सबको पता है कि भारत का पल्स पोलियो का टीकाकरण जो प्रारंभ किया था वो प्रारंभ हुआ था 1995। तो बी ऑप्शन सही होता है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में से शौच मुक्त ODF राज्य है। तो यहाँ पे हम बता दें कि ODF राज्य उसे बोलते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से जो है गंदगी ना हो, साफ़ सुथरी हो, और वहाँ पे शौचालय पूरा बाहर जाने से मुक्त हो, तो उसे हम जो है ODF राज्य बोलते हैं। तो अभी जो हमारा ODF राज्य जो 100% पूरा शौचालय से मुक्त है वो है हमारा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। तो कौन सा राज्य है हम आप लिख दे रहे हैं कि ODF राज्य के बारे में हमारा है सिक्किम, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और क्या है हमारा केरल। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में केरल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है केरल सही बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं आप चौथे क्वेश्चन के ऊपर कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी क्या क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पे जो विटामिन सी की कमी से रोग होता है उसे हम बोलते हैं स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये विटामिन सी की कमी से होता है, किसकी कमी से, ये विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अच्छा, बेरी रोग कौन सी कमी से होता है, विटामिन B1 के। अच्छा, ये थकान देखिए विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, और ये जो थकान है ये हमारे जो है प्रभाव डालता है इस कमी से। ठीक है, तो ये बेरी 1 जो B1 की कमी से होता है, ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड रखते हैं, और जो रतौंधी है ये हमारे विटामिन A की कमी से रोग होने वाला है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होता है क्वेश्चन के हिसाब से वो होता है हमारा सी ऑप्शन। तो अब हम चलते हैं पांचों क्वेश्चन के ऊपर। देखिए यहाँ पूछा कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है। तो देखिए जो कुनैन नामक दवाई होती है यह मच्छरों के लिए बनाई जाती है, और यह सिनकोना के पौधों की छाल से बनाई जाती है। किसकी छाल से बनाई जाती है, सिनकोना के पौधों की छाल से यह दवाई बनाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन बन जाता है सी सही हो जाता है। आगे बात करते हैं छठवें क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया गया। तो देखिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि 3 प्रकार के आर हैं क्या। तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के जो आर लिए गए हैं प्रयोग हमारे पर्यावरण में। तो देखिए पर्यावरण में 3 प्रकार के आर का कार्य क्या मतलब है। तो देखिए पहला आर, दूसरा आर और तीसरा आर। ठीक है, तो जो पहला आर है, पहला आर का मतलब होता है रिड्यूस। क्या होता है, रिड्यूस होता है, मतलब कि इसका हम कम प्रयोग करें, यानी कि इसको हम कम प्रयोग करें। और दूसरा जो R2 का मतलब होता है वो होता है हमारा रिसाइकिल। तो इसको याद कर सकते हैं कि हर एक मोबाइल लैपटॉप में रिसाइकिल का यूज होता है, रिसाइकिल। ठीक है, तो रिसाइकिल। और जो तीसरा आर है वो हमारा होता है रीयूज। क्या होता है, रीयूज होता है।
तो यहाँ पे देखिए रिड्यूस में होता है कम उपयोग, पहले आर का मतलब, दूसरे आर का मतलब है उसका पुनः चक्रण, पुनः उपयोग करना, ठीक है। पुनः उसको जो हमने कम उपयोग किया उसको हम फिर से उपयोग कर सके, ऐसा काम करें। और जो तीसरा है हमारा R3, वो होता है हमारा पुनः उपयोग, मतलब कि उसको हम पुनः उपयोग कर सके। तो यहाँ पे पूछा 3R का क्या मतलब है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। देखिए निर्माण का तो कहीं यूज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। कम उपयोग किया जाएगा, ठीक। पुनः चक्रण किया जाएगा, ठीक। पुनः उपयोग, ये हमारा ऑप्शन बन जाता है सही। चलिए हम आगे बात करते हैं अपने 7वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 7वां क्वेश्चन पूछा है विटामिन की कमी से घाव को रक्त का बहना रुक जाता है। किस विटामिन की कमी से जो है घाव से जो है रक्त का बहना रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन के, जिसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेशियम। देखिए विटामिन के की कमी से जो है रक्त का घाव में जो खून बहता है, वो अगर विटामिन के की कमी रहेगी तो उसका जो है घाव नहीं रुकेगा। तो यहाँ पे सही हो जाता है हमारा डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। तो देखिए हमने कहा पहले साइंस में आपको क्वेश्चन को समझना चाहिए कि क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है। तो जैव अपघट्य का मतलब पहले आप समझ लो, तो हम बता दे चलें कि जैव अपघट्य पदार्थ क्या है। देखिए जो चीज़ें हमारे लिए यूज में नहीं होती हैं, जो चीज़ें मानव के लिए या किसी के भी लिए जो जीव जंतु होते हैं उनके उपयोग के लिए नहीं होती हैं, वो बेकार हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जो अपशिष्ट है वो 2 प्रकार के होते हैं, जैव अपघट्य और अजैव अपघट्य, ठीक है। जैव अपघट्य या अजैव अपघट्य। अपघट्य को ही हम बोल सकते हैं अपशिष्ट बोल सकते हैं। नाम से मत कन्फ्यूजन होना कि अपघट्य को हम अपशिष्ट बोल सकते हैं और अपघटन भी बोल सकते हैं, ये तीनों एक ही नाम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अपघट्य पदार्थ है, जो अपघट्य पदार्थ में क्या आते हैं कि जो अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो चीज़ें सड़ गुड़ जाती हैं, बैक्टीरिया द्वारा या विषाणु द्वारा या कवक द्वारा जो चीज़ें सड़ जाती हैं उन्हें हम जैव अपघट्य बोलते हैं। अजैव अपघट्य उसे बोलते हैं जो चीज़ें सड़ती नहीं है। तो अजैव अपघट्य में प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, ये तीनों आ जाती हैं। ये तीनों चीज़ें देखिए पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और ये तीनों चीज़ें जो है सड़ती गलती नहीं है। तो यहाँ पे पूछा किसके बारे में, जैव अपघट्य के बारे में पूछा। तो जैव अपघट्य वो होते हैं जैसे कि आप केला का छिलका फेंक दो या चावल वगैरह होते हैं, ये सब सारी चीज़ें सड़ गल जाती है और इन चीज़ों को जो है मिट्टी में पुनः मिला दिया जाता है, इनका पता नहीं चलता है। तो इनमें से जो ऑप्शन है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है डी, तीसरा। चलिए आगे बात करते हैं कि 9th क्वेश्चन के ऊपर पोलियो का कारण है। तो देखिए हमने आपको बताया कि पोलियो का कारण है। देखिए पोलियो का कारण, इसके पहले हमने क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि जो है जीवाणु क्या होते हैं, विषाणु क्या होते हैं और कवक क्या होते हैं, कीट क्या होते हैं। तो देखिए जीवाणु हमने बताया था कि जो पोलियो है वो हमारा कैसा रोग है, पोलियो जो है हमारा विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। तो जो हमारा ऑप्शन बन जाता है वो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जीवाणु जनित रोग के बारे में हमने बताया था आपसे कि तपेदिक रोग, जिसे क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, या जो है इसके बाद हमने आपको बताया कि जीवाणु जनित रोग में काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, ये सब मियादी बुखार वगैरह सब हमारे जीवाणु में आ जाते हैं। विषाणु में हमारे जो रोग होते हैं वो पोलियो हो गया, कोरोना आजकल चल रहा है ये भी हो गया, चेचक हो गया, ये सब सारे रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं। और कवक जनित रोग जैसे हमारे दांत, खाज, खुजली हो गए, कीट के बारे में आप जानते ही हैं। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सही बनता है वो बन जाता है बी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है। तो चलिए हमारे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन का सर्व उत्कृष्ट स्रोत है, इसमें से सबको पता है कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है। तो प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। तो यहाँ पे टाइम नहीं लेना है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग को समुच्चय कौन सा है।
तो देखिए जो मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं रोग, तो देखिए यहाँ पे जो मच्छर द्वारा रोग हैं वो इसमें अगर बात करें हम थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में, तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि देखिए मच्छर के जो द्वारा जो रोग फैलते हैं, दो ऐसे रोग हैं जो हमारे आ जाते हैं किसके अंतर्गत, विषाणु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, विषाणु के अंतर्गत। वो दो रोग हमारे होते हैं, डेंगू और चिकनगुनिया। कौन से रोग, डेंगू और चिकनगुनिया। ये दोनों रोग जो होते हैं, ये दोनों रोग हमारे होते हैं विषाणु जनित रोग होते हैं, और ये भी मच्छर के द्वारा फैलते हैं। लेकिन एक ऐसा रोग है जिसको हम प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखते हैं, जिसको हम मलेरिया बोलते हैं। ठीक है, ये मलेरिया रोग भी मच्छर के द्वारा फैलता है। तो इसमें से केवल यही पूछा गया है कि मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग का नाम बताइए। इसमें ये नहीं पूछा गया है कि कौन से रोग विषाणु द्वारा मच्छर के होते हैं और कौन से रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपसे यही पूछा गया मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग। तो चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि ऑप्शन में क्या ऐसा दिया गया है। तो हाँ, ऐसा दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डी वाला ऑप्शन सही बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। अगर आप जो है इसी तरह से क्वेश्चन आंसर पाना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम आगे देखते हैं 12वें क्वेश्चन के ऊपर के नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे Fe की बात की गई है कि इसमें कौन सा जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आंवला, पालक, गुड़, सही बात, यही हमारा सही बन जाता है पहला ऑप्शन। तो देखिए जो Fe होती है, Fe लोहे होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। कौन सा रोग, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ का हम यूज करेंगे तो ये रोग होगा नहीं। और एनीमिया जब रोग हो जाता है तो जो हीमोग्लोबिन होता है HB, उसमें जो है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। वैसे अगर हम बात करें नॉर्मल व्यक्ति के अंतर्गत जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वो 11 से 12 GM होती है। ठीक है, तो हमने बात की एनीमिया के बारे में कि किससे होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाता है वो होता है ए। चलिए आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों। तो आप सबके घर में यूज होता होगा अचार, आप देखते होंगे कि अचार बनने के बाद उसे धूप में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि अचार को इसलिए रखा जाता है ताकि वो अच्छे से जो है वो हमारा गल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो सर्दी नरमी होती है वो ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि उसमें फफूंद वगैरह रोग ना लग पाए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है कि डी ऑप्शन, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है कि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। इसमें धूल को हटाने के लिए बिल्कुल नहीं, तापमान को वृद्धि के लिए बिल्कुल नहीं, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए बिल्कुल नहीं, ऐसे ऑप्शन दे देते हैं। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन बन जाता है वो सही बन जाता है। चलिए हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन पानी में नहीं मरेंगे, इसलिए गलत। मच्छर के तेल द्वारा विकसित किया जाता है, बिल्कुल गलत। तेज ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छर को प्रजनन थम जाता है। तो देखिए ये सही हो जाता है क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारे प्रजनन के बारे में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये रहा हमारे 14वें क्वेश्चन का आंसर। अब आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन सबसे लास्ट होने वाला है। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए 15वां क्वेश्चन क्या कहा गया कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। इसमें निगेटिव ऑप्शन पूछा गया। तो देखिए आलू से चिप्स बनती है क्या, सही। दूध से पनीर बनता है क्या, सही। सेब से जैम बनता है क्या, सही। कच्चा आम से अचार बनता है क्या, सही। क्या सेब से जैम बनता है, बताओ। नहीं बनता है, सेब से कोई जैम नहीं बनता है। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत तो हो गया। तो ऐसे जल्दी में आप भी
सही सही मत मारते जाइए, ध्यान से उसको पढ़ते रहें। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारे 15 क्वेश्चन का आंसर जो आपको सॉल्व करने में हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो पाने के लिए अगर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि एम के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एम के स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो। तब अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।